हेलो छात्र छात्राओं, आज हम बीटीसी के थर्ड ईयर के मैथ के प्रश्न को हल करेंगे जो 2024 में आया हुआ था। इन मैथ के प्रश्नों को देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और इन प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले हम पहला प्रश्न उठाते हैं और इसको हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रश्न दिया है कि 343 बटे 228 के घन रूप का घन रूप का आधार है। मतलब घन रूप का आधार, पहली बात ये जान लीजिए कि घन रूप का आधार किसे कहते हैं। घन रूप का आधार, घन रूप का आधार, घन रूप का आधार घन मूल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? घन मूल को। तो ये है घन मूल। मतलब कि हमें 343 बट्टे 216 का क्या करना है? घन मूल ज्ञात करना है। तो घन मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। पहले ले लेते हैं 343, ये कटेगा, 2 से कटेगा नहीं क्योंकि अभाज्य विषम है। 3 से नहीं कटेगा, 4 5 7 से कटेगा, 7 से। तो 7 7 49, फिर 7 बार में, फिर 1, फिर उसके बाद आया आपका 216। इसको काटेंगे, 2 से कटेगा क्योंकि यह सम है। तो 2 से कटा, 2 1 कम 2 2 0 यहाँ, फिर 2 से काटेंगे, 2 5, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 दूना के 4, 2 7 14, फिर 2 से 3 से काटेंगे, 2 से कटेगा नहीं क्योंकि विषम आ गया। तो यहाँ पर 3 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 3 9, फिर 3। अब हमने इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया है। तो इन अभाज्य गुणनखंडों से हमको क्या करना है? घन मूल अर्थात घनों का आधार ज्ञात करना है। तो घनों का आधार ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले इस प्रकार से करनी का चिन्ह बना लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 343 बट्टे 216। अब एक काम ये कर लेते हैं कि इसको इसी तरह रहने देते हैं। अब इसका जो अभाज्य गुणनखंड हमने ज्ञात किया है वह हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड क्या ज्ञात किया है? 7 × 7 × 7। फिर 216 का जो अभाज्य गुणनखंड हमने ज्ञात किया है इसको लिख लेंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 है। और जो अब यहाँ पर हमें घन मूल ज्ञात करने के लिए 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर 3 का जोड़ा बना, मतलब कि यहाँ पर 3 का 7 का जो है 3 बार 7 आएगा तो हम 1 बार 7 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख दिए 7। और यहाँ पर 2 का सिर्फ 3 बार आया तो यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ 1 बार। फिर यहाँ पर 3। अब आगे हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर लिख देंगे कि 7 तो है यह है, फिर 2 3 6। मतलब हमें अभाज्य गुणनखंड में जो हमारा आंसर प्राप्त हुआ है उसका मतलब कि 343 बट्टे 216 का घन मूल या घन का आधार हमें प्राप्त हुआ है 7 बट्टे 6। 7 बट्टे 6 देख लेते हैं, इसमें कहाँ है? ये तो 5 बट्टे 4 है तो इससे नहीं हो सकता। यह 6 बट्टे 5, ये भी नहीं हो सकता। यह 7 बट्टे 6, तो ये देखिए है, मतलब कि यही सही है। और ये भी नहीं होगा क्योंकि यह 7 बट्टे 5 है। समझ में? चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है कि यक्स की घाती -7 भागे यक्स के घाते -9 का मान होगा। तो हमें सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि जब
चर बराबर हो तो उनके घातों का योग कब करेंगे, और जब चर बराबर हो तब कब उनके घातों का घटाव करेंगे। तो यह तब होगा जब यक्स के घाते मान लीजिए कि 2 है और यहाँ पर गुणे का चिन्ह यक्स के घाते 3 है, तब यह जब भी गुणे का चिन्ह होता है तब उनके घातों को क्या कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। तो यक्स के स्क्वायर के घाते यहाँ पर हो जाएगा 5, और यहीं पे यक्स के घाते 2 गुणे यक्स के घाते 3 है, तब यहाँ पर क्या करेंगे, गुणे के नहीं, यहाँ पर मान लीजिए कि भाग है, तो भाग के अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सीधे घटाव कर देंगे। तो यहाँ पर जो है 2 में से 3 गया तो -1 बचेगा। तो इस प्रकार से सवाल को हल करते हैं। तो चलिए हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। अपना सवाल कहता है कि इसे हल करिए, यक्स के घाते -7 भागे यक्स के घाते -9। तो इस भाग का जो चिन्ह है उसको हम हटा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर अलग से माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 माइनस कोष्टक में 9, यह होगा। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे -7 + 9। ठीक, अब आगे देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस घटेगा, तो घटने पे आ गया क्या, 2 आ गया। और बड़ा वाला कौन चिन्ह है, तो बड़ा वाला 9 चिन्ह है, तो यहाँ पर आगे हम प्लस लगा देंगे या तो इसी तरह रहने देंगे, यक्स कहते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे जो है विकल्प में कौन सा प्रश्न का दिया। यहाँ पर देखिए पहला ही ऑप्शन मिल गया, सही है। ये दूसरे का माइनस में ये गलत हो गया, ये 16 होगा ही नहीं, -16 होगा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जो भी सवाल आपको समझ में नहीं आता है वो सभी सवाल आप दोबारा पूछ सकते हैं, दोबारा हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि किसी वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर है। अब एक बात जान लीजिए कि मान लीजिए यह वृत्त है, ठीक, यह वृत्त है, तो व्यास किसे कहते हैं, इसको पूरे को कहते हैं कि यह व्यास है जो केंद्र से होते हुए जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या जो होती है सेंटर से यहाँ तक होती है, मतलब कि जो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होती है। मतलब कि अगर हम वृत्त के व्यास और त्रिज्या का अगर संबंध बताएं तो हम यह लिख सकते हैं कि r = d/2 होता है, यह सूत्र होता है। जबकि हमको प्रश्न में ही दे दिया है कि d बराबर हमको दे दिया है 6, प्रश्न में दिया है कि d बराबर 6 और r बराबर क्वेश्चन मार्क दे दिया है। तो चलिए अब इस पे इस जो से संबंध दिया है, जो सूत्र है, इस पे हम इसको रखते हैं। तो यहाँ पर पाएंगे कि r बराबर d का मान क्या दिया है 6 और यहाँ पर 2, तो 2 3 6, r बराबर क्या आ गया 3। मतलब कि जो त्रिज्या है उस वृत्त का जो त्रिज्या है वो कितना आया, 3 सेंटीमीटर आया। तो 3 सेंटीमीटर देखिए पहला ही ऑप्शन 3 सेंटीमीटर में, 12 सेंटीमीटर होगा ही नहीं, 9 सेंटीमीटर नहीं, 18 सेंटीमीटर नहीं होगा, ठीक है। समझ में? चलिए हम जो भी सवाल है, बहुत आसान से सवाल है, बस सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि सवाल पढ़ेंगे और समझेंगे और तुरंत आपको सवाल आ जाएगा। चलिए देखिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि घड़ी की मिनट की सुई 12 पर है। मैं मान लेता हूँ कि एक घड़ी है, ये घड़ी है और यह 2 यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 10 11 1 2 4 5। ये जो मिनट की सुई है वो कहाँ पर है, 12 पर है। और जो घंटा की सुई है, कह रहे कि जो घंटे की सुई 2 पर है। घंटे की सुई कितने पे है, 2 पर है, तो घंटा यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो कह रहा है कि जो सुइयों के बीच का कोण, मतलब ये जो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कोण कितने का है, वो कोण कितने का है ये बताइए, ठीक है। तो अब हमको पता है कि जो यह गोले का है, एक प्रकार का एक गोला ही है, वृत्त ही है, तो हमको पता है कि गोले का संपूर्ण कोण
360 का होता है। 360 का पूरे का कोण कितना होता है? 360 का होता है। तो यहाँ पर कितने खानाएँ कटे हुए हैं, कितनी बराबर दूरियों पे बांटा गया है? तो इनमें 12 बराबर दूरियों में बांटा गया है। तो मतलब कि हमको 360/12 करना है। तो 12 3 36, मतलब कि 12 3 36, तो यहाँ पर आ गया 3 30 अंश। मतलब कि 1 घंटा, अगर एक अक्षर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक है, तो इसके बीच की एक की दूरी है, 1 घंटे की दूरी है। मतलब कि 1 घंटे की दूरी है, जो सुइयों के बीच का 1 घंटे का दूरी होगा, वह कितने का होगा? 30 अंश के बराबर होगा, 30 कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए अब 30 अंश के कोण के बराबर होगा। तो अब यहाँ पर पता करते हैं कि यहाँ पर कितने कर 2 के बीच में है, मतलब यहाँ तक, तो 1 2, मतलब इनके बीच की दूरी कितनी है? 2 घंटे की दूरी है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 2 × 30, मतलब 2 × 6, मतलब कि 60 अंश का कोण बनेगा। मतलब कि अगर घंटे की सुई 2 पर और मिनट की सुई 12 पर है, तो जो सुइयों के बीच के बना कोण जो होगा वह 60 अंश का कोण होगा, क्योंकि एक अक्षर की दूरी जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, 12 से 1 के बीच में जो कोण बनेगा वह 30 अंश का बनेगा, और 1 से 2 के बीच में बनेगा वो भी 30 का बनेगा। तो यहाँ पर 30 30 60 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 6 और 54 का मध्यानुपाती है। मध्यानुपाती यहाँ पर लिखा है मध्यानुपाती का सूत्र होता है कि दोनों संख्याओं का गुणा का वर्गमूल, गुणे का वर्गमूल। मान लीजिए कि एक संख्या a है तो दूसरी संख्या b है, इसका इस प्रकार से। तो हमको ये पता है, तो अब हमको क्या करना है, इसी पे हम रख लेते हैं। क्या? पहली संख्या 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 6 गुणे क्या है? 54 है। फिर एक करा कि उसका वर्गमूल, तो यहाँ पर ऐसे कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं। अब चाहे तो इसको भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके ज्ञात कर लें, या तो पूरा लास्टली कर लेते हैं। चलो हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 6 का कर लेते हैं। 6 का 2 3, फिर उसके बाद है 54, 2 2 दूना के 4, 2 7 14, फिर 3 से काटेंगे। अब 3 से कटेगा तो ये 9 बार में कटेगा, और ये 3 बार में या 3 बार में। मतलब हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 × 3। ठीक, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 2 × 3 × 3 × 3, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए यह क्या है? वर्गमूल, मतलब कि दो लोगों का जोड़ा बनाना है। तो यहाँ पर देखिए एक ये 2, एक ये 2। अब ये दोनों के बदले में हम 1 2 बाहर लिख देंगे, फिर गुणे का चिन्ह देंगे। फिर यहाँ पर 1 3 1 3, ये भी पूरा निकल गया, इसको भी बाहर ले लेंगे। फिर ये 3 मिल गया, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब आगे वाला हमारा कार्यक्रम होगा, क्योंकि अब इसमें से कोई संख्या बची नहीं है। अब गुणा कर लेते हैं। क्या आया? 2 3 6 और 6 3 18, मतलब 18। तो यहाँ पर इसका जो है दोनों संख्याओं का 6 और 54 का मध्य अनुपाती 18 होगा। ये आपका आंसर है। तो 18 9 तो होगा नहीं, 18 बचा तो 18 हो गया, और ये 30 है, ये भी नहीं होगा, 24 नहीं होगा। और हमने सबसे सुई के बारे में बताया था कि सुई के बारे में यह है, बाकी सब नहीं है। समझ में कि नहीं? सारे प्रश्नों को हमने हल किया है, आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। अगर किसी भी सवाल को समझने में कोई भी समस्या है, आपको समझ में नहीं आया है, किसी भी प्रकार की समस्या आई है, तो वो समस्या आप हमको बताएं। हम आपको जो है ज़रूर से ज़रूर समस्या को समाधान करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। हेलो छात्र छात्राओं, अब तक हमने
बीटीसी के थर्ड सेमेस्टर के 2024 के प्रश्नों को हल किया है और लगभग 5 प्रश्न हल किए हैं बहुविकल्पी के। अब बारी है 6वें प्रश्न की, जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है। आइए चलिए इन सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए, अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न दिया है कि एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, एक कमरे का फर्श का जो क्षेत्रफल है वह दिया है 12 वर्ग मीटर दिया है। मतलब जो एक कमरा है उस कमरे का जो क्षेत्रफल है वो 12 वर्ग मीटर है। मतलब कि हमको कमरे का क्षेत्रफल दिया है, यहाँ पर लिख लेते हैं कि कमरे के कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर है। 12 वर्ग मीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 4 मीटर हो, मतलब उसकी ये जिसे लंबाई चौड़ाई तो दे दिया, ऊंचाई भी है, ऊंचाई 4 मीटर है, तो कमरे का आयतन ज्ञात करना है और उसकी ऊंचाई, कमरे की ऊंचाई 4 मीटर हो तो उसका हमको आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आयतन। आयतन बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सबसे पहले हम एक बात जान लेते हैं कि आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन कब प्राप्त होगा हमें। तो आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। मतलब कि आयतन जब भी हमको ज्ञात करना पड़ेगा तो आयतन ज्ञात करने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। हमको लंबाई भी पता होनी चाहिए, ऊंचाई भी पता होनी चाहिए और चौड़ाई भी पता होनी चाहिए। मतलब हमको आयतन ज्ञात करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की। जिसमें से और एक बात और है कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल का अर्थ होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तब और हमें ज्ञात करना है आयतन, तो हम यह भी कर सकते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई यहाँ पर दे दिया है और ऊंचाई हमको पता ही है, तो आयतन आराम से हम ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे तब कमरे का आयतन, आयतन क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब कि यहाँ पर 12 और ऊंचाई जो हमको पहले से बता दिया गया है कि ऊंचाई कितनी है, 4 है। तब अगला 12 के 12 दूनी 24, 12 तें 36, 12 चौक 48 होता है। तो अब यहाँ पर हमें गुणा करने पर 48 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम, यहाँ पर घन नहीं, यहाँ पर वर्ग मीटर था, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे घन मीटर, क्योंकि आयतन को हम घन मीटर में ही मापते हैं। आयतन को हम किस में नापते हैं? घन मीटर में ही मापते हैं। अर्थात जो है कमरे का आयतन कितना होगा? 48 घन मीटर होगा। अर्थात कमरे का आयतन
48 घन मीटर होगा। मतलब कि कमरे का जो आयतन है वह कितना होगा, 48 घन मीटर आयतन होगा। चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगले सवाल को समझते हैं कि वह क्या कहता है। आगे अगला प्रश्न में दिया हुआ है कि 12y² माइनस वाई माइनस 1 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। मतलब गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए मतलब गुणनखंड ज्ञात करना है, उसको खंडित करना है, तोड़ना है। तब हमारे पास प्रश्न दिया है, क्या दिया है कि 12y² माइनस वाई माइनस 1। देखिए गुणनखंड जब भी हल किया जाता है, द्विघाती गुणनखंड को जब भी हल किया जाता है तो पहले वाले पद का अंतिम वाले पद में जो अचर होता है उसका गुणा होता है। तो सबसे पहले हम लोग इस पहले वाले में अचर में क्या दिया है, 12 दिया है, और 12 का गुणा हम 1 में करेंगे तो हमारे पास प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। और 12 हमें लिखना नहीं है, अपने दिमाग में रखना है कि हमें इसका गुणा करने पर 12 प्राप्त हुआ है। और अगले पड़ाव में हमें यह भी ध्यान देना है कि जब पहले हमने क्या किया कि सर्वप्रथम हमने क्या किया कि प्रथम पद का तृतीय पद के अचर का गुणा करना। हमने पहला चरण में हमने क्या किया कि जो प्रथम पद था उसके अचर का अंतिम पद के अचर से क्या किया है, गुणा कर दिया। और दूसरे चरण में हमको क्या करना है, हमें उनका इस प्रकार से ज्ञात करना है, बीच वाली संख्या गुणा करने पर हमें एक ऐसे संख्या को ढूंढना है कि गुणा करने पर अंतिम पद प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या प्राप्त हो। मतलब कि गुणा करने पर अंतिम पद तथा तीसरे में जोड़ने या घटाने पर मध्य पद प्राप्त हो। हमें इस चीज़ का ध्यान देना है। हमने पहले कार्य को कर लिया है और दूसरे कार्य को करने के लिए तैयार होते हैं। तो हमें गुणा करने पर किस किस संख्याओं में 12 आता है, 2 के पहाड़ा में आता है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले ले लेते हैं 2 को। तो 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 12 तो आ गया, जो कि हमारा पहला कंडीशन भी पूरा हो गया, दूसरा भी कंडीशन पूरा हो गया, लेकिन तीसरा नहीं पूरा हो पा रहा है क्योंकि जब हम इसको जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त होगा, घटाएंगे तो 4 प्राप्त होगा, लेकिन हमें प्राप्त क्या करना है, 1 प्राप्त करना है। तो हमें यह दूसरा वाला जो हमने अब अगले पद में चलेंगे, 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 3 चौक को 12 आता है। तो 12 तो प्राप्त हो गया, लेकिन जोड़ने या घटाने पर भी तो देखें तो 3 में अगर हम 4 को जोड़ेंगे तो 7 हो गया, लेकिन अगर 4 में से अगर 3 को घटा देंगे तो हमारा 1 प्राप्त होगा, जो कि हमें चाहिए। मतलब कि 4 और 3 को लेना होगा। ठीक, अब तो हमें संख्या भी प्राप्त हो गई, लेकिन एक चीज़ों का और ध्यान देना है कि हमें जो भी संख्या प्राप्त होगी वह संख्या क्या प्राप्त होनी चाहिए, वह माइनस में होनी चाहिए। ठीक है, तब अब हम आगे चलते हैं। तो क्या अब ऐसी संख्या को पहले रखेंगे, जो ऐसी संख्या को मतलब इस 4 को माइनस में रखेंगे ताकि हम 3 को घटाएंगे तब हमें माइनस संख्या ही प्राप्त हो। तब हम लिखेंगे
कि 12y² माइनस 4y प्लस 3y माइनस 1। अब यहाँ पर बात यह है कि हमने यहाँ पर प्लस लिखा है जबकि हमको घटाने पर प्राप्त हुआ है, लेकिन यह भी ध्यान देना है ना कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, और प्लस माइनस हमेशा क्या होते हैं, घट जाते हैं, और घटने पर हमें वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर अगले पड़ाव में अब यहाँ पर हमें इन संख्याओं का दो पदों को एक साथ ले लेंगे और इनमें से जो कॉमन होता है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो कॉमन वह संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर पाए, दोनों संख्याओं में, दोनों पदों में प्राप्त हो। मतलब कि अगर हम 4 को लेते हैं तो 4 की पहाड़ा में 12 भी आ जाएगा और 4 के पहाड़ा में 4 आ जाएगा, लेकिन 12 के पहाड़ा में तो 12 तो आ जाएगा परंतु 4 नहीं आएगा। तो हमें 4 लेना है, 2 भी ले लेते तो दोनों कट जाता, लेकिन हमें बड़ी से बड़ी संख्या लेना है कि इसको दोबारा और काटा न जा सके। तो अब यहाँ पर लिख लेंगे 4, तो 4 तो कट गया, और यहाँ पर 2y है और यहाँ पर 1y है, तो 2y और 1y, तो 1y को हम बाहर निकाल लेंगे। तो अब हमारे पास क्या हो गया, 4 के पहाड़ा में क्या आता है, 3 आता है, 4 3 12, 8y यह है, तो 1y इसमें से ख़त्म हो गया तो 1 का y ना बचा। अब बारी है यहाँ पर माइनस की, और इसके बाद 4 से 4 कट गया, y से y कट गया, तो कुछ बचा नहीं, तो 1 बच गया। अब बारी है आगे वाले पड़ाव की। अब इन दोनों में से कोई कॉमन हो ही नहीं रहा है, ना तो 3 के पहाड़े में एक आई नहीं करेगा, y के पहाड़े में और कोई y है या नहीं है, तो यहाँ पर 1 लेंगे, क्योंकि एक ऐसा पहाड़ा है जिनमें सारी संख्याएं आ जाती हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ले लिए, तो यहाँ पर 3y बच गया, यहाँ पर -1 बच गया। अब इसको और इसको एक साथ ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4y प्लस 1 और 3y माइनस 1। ये हमारा गुणनखंड हल हो गया। समझना, जिन लोगों को ये सवाल समझने में दिक्कत होगी हो या समझने में आसानी न लगे, जिसको समझ में नहीं आए तो दोबारा हमें पूछ सकता है। आप लोग अभी पूछ लें, आप लोग कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं, दोबारा हम इस पे और अच्छे से वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और हमने जो गुणनखंड करने के लिए बोला था और हमने क्या कर दिया, गुणनखंड ज्ञात कर लिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि log a 2 के पावर x प्लस 3 बराबर log a 64। तो x जो यहाँ पर लिखा हुआ है, x का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। देखिए, कोई भी सवाल हो जिसमें जिस प्रकार से आप हल कर सके, जिस प्रकार से आप सक्षम हैं, उसी प्रकार से इस सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग इस सवाल को अलग से इसको उतारते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि log a 2 के पावर x प्लस 3, फिर उसके बाद log a 64। यह सवाल दिया हुआ है। एक चीज़ हमें पता है, हमें यह भी पता है कि जब पद समान हैं, जब नीचे वाली जो चर है, जब चर समान होता है, जब चर समान होता है तो उनकी घात भी क्या होती है, समान होती है। ठीक है, हमें यह पता है कि जब उनकी जो है चर समान रहेंगे तो उनकी घातें स्वतः समान रहेंगी, हमेशा ही समान होंगी। हम देखते हैं कि यहाँ पर log लिखा है, यहाँ पर भी log लिखा है, यहाँ पर a लिखा है, यहाँ पर a लिखा है। यदि हम इस 64 को 2 बना दें या फिर 2 को 64 बना दें
तब हम प्राप्त कर लेंगे कि ये दोनों बराबर हो जाएंगी और इनको बराबर कर लेंगे। तो 2 को 64 बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि और ये प्रक्रिया और बड़ी हो जाएगी, परंतु हम 64 को बहुत सरलता से 2 बना सकते हैं, क्योंकि 2 के घात तो हम अलग से बना लेंगे और उनको कर लेंगे। तो चलिए अब इसको जो 64 है इसको हम घात के रूप में लिखते हैं। लिखने के लिए हम सबसे पहले इस 64 को 2 के घात के रूप में बनाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 64/2 लिखते हैं। 2 3 6 4, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 से काटेंगे 8 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 1 बार में कटेगा। मतलब 1 2 3 4 5 6, यह है 6। इसका मतलब यह है कि हम log a बराबर 2 के घाते x + 3 बराबर log a 2 के घाते 6 लिख सकते हैं। हमने यह प्राप्त करी, चाहे आप 64 लिख दो या तो 2 के घाते 6 लिख दो, दोनों क्या होंगे, समान ही होंगे। तब अब हमने प्राप्त क्या कर लिया है, कह रहा है कि चर समान है। अगर ये दोनों चर समान हो गए हैं तब उनकी घातें क्या होंगी, स्वतः समान होंगी, हमेशा ही समान होंगी। तो हमने क्या किया, आधा तो काम कर लिया है। ये दोनों बराबर हैं तो बराबर को छोड़ो तो ये भाड़ में जाए, हम लोग इन दोनों को ही ले लेते हैं। तो अगले का इन दोनों को हम ले लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, x + 3 बराबर क्या होगा, 6 होगा। हमने क्या किया, इन दोनों को पहले इन घातों को ही ले लिया, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो इनको छोड़ो। हमको x का मान ज्ञात करना है तो इसलिए हमने इन दोनों को ले लिया, ऊपर वाले घातों को ले लिया। तो घात को ले लिए तो यहाँ पर आ गया x और यहाँ पर 6 - 3 हो गया, क्योंकि ये जब प्लस जब बराबर की इधर जाता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस जब जाता है तो प्लस हो जाता है, गुणा जब जाता है तो भाग हो जाती है, और भाग जाता है तो गुणा हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्या है, घट गया, तो यहाँ पर x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। मतलब कि जो यहाँ पर जो पूछा है हमें, जो हमें प्राप्त करना था कि x का मान बताइए, log 64 है, मतलब log a 2 के घाते x + 3 बराबर log a 64 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो मतलब जो हमको x का मान पूछा था वो x का मान हमने प्राप्त कर लिया। क्या है, वह x का मान 3 है। समझ में आया? चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और आगे भी इन सभी चीज़ों को हल करते चलते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न दिया है कि यदि समुच्चय a बराबर 2 3 4 5 है, मतलब कि जो समुच्चय दिया हुआ है, एक समुच्चय दिया है कि a बराबर 2 3 4 5 दिया है। अगला समुच्चय और दिया है कि और b बराबर 4 5 6 8 दिया है, और b बराबर 4 5 6 8 दिया है। तो हमें a इंटरसेक्शन b का मान ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है कि a इंटरसेक्शन b बराबर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन किसे कहते हैं? इंटरसेक्शन उसे कहते हैं कि जो समुच्चय a और समुच्चय b दोनों में जो संख्याएं मिल रही हैं, वही वो संख्याएं मिलती हैं, उन्हीं को हम कहते हैं कि वो समुच्चय का मतलब इंटरसेक्शन संख्याएं हैं। अगर हमें इन संख्याओं में से ज्ञात करना रहेगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्याएं a और b दोनों में मिलती हैं उन्हीं को हमको लिखना रहेगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि a इंटरसेक्शन ज्ञात करने के लिए a इंटरसेक्शन b बराबर a का मान क्या दिया है, 4 5 6, अरे यार वो तो b का मान न दिया है, 2 3 4 5। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन का चिन्ह, फिर लिखेंगे b बराबर, b का मान क्या दिया है, 4 5 6 8।
अब हमें क्या करना है, इस इंटरसेक्शन का चिन्ह का मतलब यह है कि जो ए और बी दोनों में मिलता है उसी को सिर्फ लिखना है और किसी और को नहीं लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो जो मिलता है उसको लिखते हैं। 2 देखते हैं कि 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, नहीं है, मतलब हमको 2 को नहीं लिखना है। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर देखें, नहीं है, 3 को भी निकलें। अब देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, मतलब कि यहाँ पर 4 को लिख देना है। अब यहाँ पर आगे 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो यहाँ पर 5 को भी लिख देना है। ठीक है, 5 को भी लिख देना है। और आगे देखें 6 है, तो यहाँ पर 6 है नहीं। 8 है, 8 यहाँ पर भी नहीं है, तो यहाँ पर हमें प्राप्त संख्या क्या हुई है, 4 और 5 है। मतलब यहाँ पर हमने समुच्चय ए और समुच्चय बी का इंटरसेक्शन जब प्राप्त किए हैं तो हमें इंटरसेक्शन प्राप्त हुआ है 4 और 5। इसी प्रकार से हम किसी भी संख्याओं को, किसी भी समुच्चय का हम जब भी ज्ञात करेंगे तो इसी प्रकार से इंटरसेक्शंस को ज्ञात करेंगे। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि संख्या 2 से लेके 20 तक, 2 से लेके 20 तक कोई संख्या है जो क्या है, 2 से लेके 20 तक की सारी संख्याएं। कह रहा है कि उन सभी संख्याओं में से विषम संख्या लीजिएगा। उन सभी संख्याओं में से सिर्फ क्या करना है, विषम संख्या को ही लेना है। संख्या का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर हमने क्या करेंगे, अगर हम 2 से लेके 20 के बीच में विषम संख्या ज्ञात करेंगे तो हम पाएंगे कि 3 है, 5 है, 7 है, फिर उसके बाद 9 है, फिर 11 है, फिर उसके बाद 13 है, फिर 15 है, फिर उसके बाद 17 है, फिर उसके बाद 19 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं प्राप्त हुई हैं जो 2 से 20 के बीच की, जो ये बोला है कि 2 से 20 तक विषम संख्याओं का। तो हमने 2 से लेके 20 तक के बीच जितने भी विषम संख्याएं हैं सभी संख्याओं को लिख दिया है। आगे सवाल कहता है कि उन संख्याओं का क्या करिएगा, समांतर माध्य ज्ञात कीजिएगा। क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य कहता है, समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर क्या होता है कि सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याओं का क्या करेंगे, सबसे पहले योग करेंगे। फिर उसके बाद बोला है कि सभी संख्या, मतलब ये सभी संख्याएं कितनी हैं वो सभी उनको लिखना है। हमें यह सूत्र है, यह पता है कि हमें इसी प्रकार से इसको हल करना है। तो चलिए आगे देखिए, अब हम इसी सूत्र पे ही हम क्या करते हैं, हल कर देते हैं, रख देते हैं कि समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर क्या है, 3 है, धन 5 है, धन 7 है, धन 9 है, धन 11 है, धन 13 है, धन 15 है, फिर धन 17 है, धन 19 है। बटे में कुल संख्या, और हमने कुल संख्या ज्ञात किया था तो ये सारी संख्याएं कितनी थी, 9 थी। अब चलिए इन सभी संख्याओं को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो हम प्राप्त पाएंगे क्या कि 19 है, इसके साथ जोड़ देंगे तो ये 40 हो गया, नहीं 30 हो गया, 30 और ये 20, 8 5 8 7 9 18।
तो यह प्राप्त संख्या जो हमें प्राप्त हुआ है वह प्राप्त हुआ है कितना, 99/9। तो हम काट देंगे तो 9 से कितनी बार में कटेगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, मतलब कि 11। मतलब कि समांतर माध्य बराबर क्या हुआ है, माध्य बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ है, 11 प्राप्त हुआ है। मतलब कि जो प्रश्न पूछा है कि संख्या 2 से 20 तक विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या है, तो 2 से 20 तक के विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या है, 11 है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और सभी प्रश्नों को धीरे धीरे इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम सारे प्रश्नों को हल करते हैं। लिखा है 70,000 का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पर ब्याज 2 प्रकार से लिया जाता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज और एक साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज होता है जो ब्याज का भी ब्याज लगता है, और साधारण ब्याज में जो होता है जो मूलधन का ही सिर्फ ब्याज लगता है। तो चलिए अब आते हैं इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है मूलधन हमारा क्या है, यहाँ पर लिखेंगे कि मूलधन हमारा क्या है, 70,000 मूलधन हमारे पास है, और वो कितने दर से ब्याज लग रहा है, 12% के दर से ब्याज लग रहा है। 12% के दर से क्या है, ब्याज लग रहा है। आगे बोल रहा है कि वो समय कितना ले रहा है, कितने समय के लिए वो जो है ब्याज के पर वो पैसा लिया था, वो 5 वर्ष के लिए लिया था। तो मतलब समय बराबर कितना है, 5 वर्ष। ठीक, अब हमको यह बोला है कि साधारण ब्याज क्या करिए, ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर लिख देते हैं कि साधारण ब्याज का सूत्र होता है, यहाँ पर लिखेंगे कि साधारण ब्याज, ठीक, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे क्या होता है, 100। यह होता है साधारण ब्याज का सूत्र। इसी सूत्र पे हम क्या करते हैं, रख देते हैं। तो हमें जो जो प्राप्त है इन सभी प्राप्त संख्याओं को यहाँ पर मान को रख देंगे। तो अब यहाँ पर हमें प्राप्त क्या है, जो 70,000 क्या है, मूलधन है। 70,000 क्या है, मूलधन है। ये दशमलव है, इसको वहाँ पर वीडियो में नहीं दिखेगा तो अब कन्फ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर 3 और ये 70,000 ही है। कन्फ्यूज मत होइएगा कि ये 2 0 इसको कहाँ छोड़ दिए हैं, तो ये दशमलव के उधर ही है। ठीक है, तो ये 70,000 गुणे दर कितना है, 12% का दर है, गुणे समय कितना लग रहा है, 5 वर्ष लग रहा है, बट्टे 100। तो अब इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे। 2 से 2 से कट गया तो यहाँ पर बचा कितना, 700 गुणे 12 गुणे 5। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 700 को 700 रहने देते हैं, तो 12 पचे क्या होता है, 60 होता है। ठीक है, अब 12 पचे 60 हो गया और ये 700 ही बे करें, तो अब ये 6 7 42 होता है, 42। इसका 2 0 यहाँ पर लिख दीजिएगा और 1 0 यहाँ पर लिख दीजिएगा। मतलब जो है साधारण ब्याज से 5 वर्ष में उसे कितना जो है देना पड़ेगा, ब्याज उसका कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज जो हो जाएगा, साधारण ब्याज पे उसका 42,000 रुपये ब्याज बन जाएगा। मतलब अतः उसे कितना ब्याज हुआ, साधारण ब्याज 42,000 रुपये होगा। ठीक है, अब सारे प्रश्नों को हमने हल किया जो अति लघुत्तरित हैं
अब बारी है लघुत्तरी प्रश्न को हल करने की। चलिए हम आगे लघुत्तरी प्रश्न को हल करते हैं। हेलो छात्राओं, अब तक हमने अति लघुत्तरी वाले प्रश्न को हल किया है। अब आते हैं लघुत्तरी प्रश्न को हल करते हैं। लघुत्तरी प्रश्न में प्रश्न नंबर 12 दिया है सरल करने के लिए। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और उसे हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 12 दिया है कि कोष्टक में ये मंझला कोष्टक है और ये छोटा कोष्टक है। तो छोटा कोष्टक में 4 गुणे 5 के पावर -2, फिर धन का चिन्ह 1/10 कोष्टक के ऊपर 2 कोष्टक बंद, फिर 3/5 है। कृपया कर शोर ना मचाएं। आगे देखिए, यहाँ तक सवाल समझ में आया? ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले हम बीच वाली संख्या को हम हल करते हैं। मतलब कि बीच का मतलब ये है कि छोटा रेखा कोष्टक, उसके बाद छोटा कोष्टक, फिर उसके बाद मंझला, फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है माइनस का चिन्ह। इस माइनस का चिन्ह को अगर हम हटा दें तो हमें सारी चीज़ें अच्छे से दिखाई देने लगेगी और उसको हम हल करने में थोड़ी आसानी होगी। तो चलिए सबसे पहले इस माइनस वाले चिन्ह को हटा देते हैं। तो अब पाएंगे कि कोष्टक में 1/4 गुणे 5 के पावर 2 प्लस 1/10 के पावर 2 कोष्टक बंद प्लस 3/4 है। समझ में? अब हमने क्या किया है कि यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह था हमने 1 देकर इसको घटा दिया, मतलब लगा दिया, और ये माइनस का चिन्ह को हटा दिया और यहाँ पर आ गया 2। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए तो हम पाएंगे कि 1/, अब यहाँ पर ये 4 है और ये 5 है, तो 4 5 20 होता है, तो यहाँ पर 20 लिख देंगे और इसके ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा देंगे प्लस, और ये जिम करते हैं सभी को उतार लेंगे, कोष्टक बंद, ये प्लस 3/4। आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब बारी है इस कोष्टक को तोड़ के, इस कोष्टक को तोड़ के और इसका स्क्वायर को लगा देने हैं। ठीक है। तो अब आगे देखेंगे कि ये लिखा हुआ है 1/20 का होल स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर हम इसका मतलब यह है कि 1/20 का होल स्क्वायर का मतलब होता है कि 1/20 गुणे 1/20। अब गुणा है, भाग रहता तो ऊपर नीचे करते हैं, गुणा है तो सिंपल सीधे से लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि इस 20 का गुणा 20 में करेंगे तो क्या आ गया, और 1 का गुणा 1 एकम 1, 20 का गुणा करेंगे तो 400, मतलब 2 दूना के 4, ये दोनों जीरो पीछे यहाँ पर लग गया, मतलब ये आ गया 400। अगर सेम इसी प्रकार से सेम 1/10 का करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/10 गुणे 1/10। जब गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 और 10 10 में 100, मतलब कि हमें ये दोनों संख्या प्राप्त हुई है। तो अब हम कोष्टक में लिखेंगे कि 1/400 धन 1/100 कोष्टक बंद प्लस 3/4। ये कहाँ से आया है? यह यहाँ से हमने किया है, इसका वर्ग जब किए हैं तो यह आया है और इसका वर्ग किए हैं तो यह आया है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो कोष्टक का जो है यहाँ पर लसा लेंगे, तो यह लसा जब लेंगे तो लसा क्या आएगा, 400 आएगा। तो 400 एकम 400 आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, मतलब 400 एकम 4 और 1 एकम 1। यहाँ पर क्या है, धन का चिन्ह तो धन लगा देंगे। ये 100 है और ये 4 है, तो 100 के पाड़ा में 4 बार में 400 आता है, तो 4 एकम 4। अब यहाँ पर कोष्टक बंद हो गया और यहाँ पर लिखेंगे 3/4। अब अगला काम है कि अब इसको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 5/400 कोष्टक बंद प्लस 3/4। ठीक। अब ये देखिए 5 8 40 होता है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे ये 5 एकम 5 हो गया, तो यहाँ पर बचा क्या, 1, और यहाँ पर क्या है, ये 8 बार में कटा मतलब 80
और ये प्लस, ये कोष्टक को दोनों को तोड़ देंगे। यहाँ पर माइनस रहता तो कोष्टक का अगले वाला चिन्ह बदलता, लेकिन यहाँ पर प्लस था तो चिन्ह नहीं बदलेगा, बाकी सब सेम इसी तरह से उत्तर जाएगा। ठीक, अब आते हैं हम यहाँ से हल करने का, कि ये नीचे चला जाएगा तो दिखाई नहीं देगा। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अभी इन दोनों को यहाँ पर लिख के अब इसका लेंगे लसा, तो लसा इसका आया कितना 80, तो 80 एक कम 80 और एक कम 1 आ गया। ठीक, अब बारी है 4 का, तो 4 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े हैं, 2 बार पढ़े हैं, मतलब कि 20 बार। 4 के पहाड़ा में 80 20 बार में आएगा और ऊपर क्या है 3 है, तो 20 तिहाई 60 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 60। ठीक है, अब यहाँ पर लिख दिए हमने 60। अब इसको दोनों को ऐड कर देंगे, तो 60 में और 1 जोड़ेंगे कितना आ गया 61, और यहाँ पर 80। तो यह हमारा सरलीकरण के बाद का आंसर आया है 61/80। समझ में? आपको नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है अगला प्रश्न दिया है कि 10, 12, 8, 9, 11, 19, 13, 10, 20, 22 का मध्यिका ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, मध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मध्यिका का जो है क्या होता है, मध्यिका को समझते हैं। मध्यिका का मतलब ये होता है कि उन संख्याओं का मध्य। ठीक है, तो मध्यिका है, तो मध्यिका का मतलब यहाँ पर हमको सूत्र पता होना चाहिए। तो मध्यिका का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर मध्यिका बराबर होता है कि n/2 बराबर वहाँ पद प्लस n/2 धन 1 कोष्टक में वहाँ पद। ठीक, यह पूरे के बट्टे में 2, यह हमारा सूत्र है। इसी सूत्र पे हमको हल करना है। ठीक है, समझ में? इसी जो है सूत्र पे हमें हल करना है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले ये जो प्रश्न दिया है इस प्रश्न को उतारते हैं। प्रश्न दिया है कि 10, 12, 8, 9, 11, 19, 13, 10, 20, 22। अब इसको हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम में लिखते हैं। जब आरोही क्रम में लिखेंगे तो हम पाएंगे, जब आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा कौन है, 8 है, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। फिर इसके बाद 9 है तो 9 लिख देंगे। फिर 10 है तो 10 लिखेंगे। 10 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 11 है, 11 भी लिख देंगे, 11 भी लिख दिए। फिर इसके बाद है 12, 12 को भी लिख देंगे। फिर उसके बाद 13 भी है, 13 को भी लिख देंगे। फिर उसके बाद 14 नहीं है, 15 नहीं है, फिर 20 जाइए, फिर 22। अब यहाँ पे गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी एक संख्या और छूट गई है, एक संख्या छूटी है, 10 12 9 है, 19 छूट गया है, 19 छूट गया है। 19 20 और 22, ये सभी संख्याएं को हमने क्या कर लिया है, लिख दिया है। तो चलिए इन सभी संख्याओं को इस प्रश्न पे हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि मध्यिका बराबर मध्यिका बराबर क्या है, n/2। मतलब कि ये n मतलब यहाँ पर प्राप्त हुआ है कितना,
10 प्राप्त हुआ, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यन बराबर हमको 10 प्राप्त हुआ है। तो यन का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है 10। तो अब यहाँ पर लिखेंगे यन अपन 2, तो यन का मतलब क्या है 10 है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर 10 लिख देंगे। वहाँ पद धन का चिन्ह, फिर उसके बाद क्या है 10/2 धन 1 वहाँ पद, ठीक, फिर पूरे के बट्टे में 2, ठीक, समझ में आया? अब आगे करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे मध्यिका। अब ये वहाँ पद 2 × 5 = 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 आ गया, 5 वहाँ पद, फिर धन 2 5 हो गया, फिर ये जुड़ के आ गया 6 वहाँ पद, बट्टे में क्या है 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगले पड़ाव में देखेंगे मध्यिका बराबर ये वहाँ 5वां पद, तो यहाँ पर से गिनती गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 की जगह पे क्या आया 11, तो यहाँ पर लिखेंगे 11, फिर छठवां की जगह पे क्या है 12, फिर बट्टे में 2 है। अब आगे देखेंगे तो हम पाएंगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा कितना 23/2। अब इसका भाग करेंगे तो 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2 मतलब 11 है, 10.5। अब यहाँ पर लिख देंगे मतलब कि मध्यिका बराबर 11.5 होगा। मतलब कि जो ये संख्या दिया है, ये पूछा है कि मध्यिका ज्ञात कीजिए, तो हमने मध्यिका को ज्ञात किया है, तो मध्यिका आया है 11.5 आया है, ठीक है। जो सवाल समझ में नहीं आए आप दोबारा इसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पर हमने सारे सवाल को बताने का पूरा प्रयास किया है, यहाँ पर बोल के सारी चीज़ों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, समझ में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 6075 से गुणा करने पर, किससे गुणा करने पर, यहाँ पर लिखेंगे 6075 से गुणा करने पर क्या बने, गुणनखंड जो है, जो गुणनफल प्राप्त हुआ है, मतलब जो गुणनफल प्राप्त हुआ है, गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, गुणनफल जो है वो पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका क्या कर लेते हैं, लसा निकाल लेते हैं, लसा नहीं, गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड तो 2 से काट लेते हैं, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट लेते हैं, 3 से, तो 3 से कटेगा, 3 दूना 0, फिर 3 दूना, फिर 3 बचे, फिर काटेंगे 5 से, 5 चौक को 20, फिर 0, फिर 5 25, फिर जो है 5 से काटेंगे, फिर 5 बट्ठे, फिर 5 एकम, फिर जो है 3 से काटेंगे, 3 दूना के 3 सत्ते, फिर काटेंगे 3 से, 3 नवा, फिर 3 से काटेंगे 3 तरीके, फिर 3 एकम 3। अब हमने अभाज्य गुणनखंड को प्राप्त कर लिया है। अब इसको हम एक लाइन में लिख लेते हैं, 3 गुणे 5 गुणे 5, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक। मतलब अब यहाँ पर बोला क्या था, यह बोला था कि पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए भाई। तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, वर्ग बनाने के लिए हमको जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर इस 3 का जोड़ा बन गया, इस 3 का भी जोड़ा बन गया, इस 5 का भी जोड़ा बन गया, बच गया क्या 3। यदि हम इस संख्या में कितने में, यदि हम 6075 में 3 से क्या कर दें, गुणा कर दें, 3 से क्या कर दें, गुणा कर दें, तब क्या होगा, तब गुणा
कर दें तब प्राप्त संख्या क्या होगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है। अगर हम इस पूरे संख्या में यदि हम 3 से गुणा कर देंगे तो वह संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग बन जाएगी। समझ में आया आपको? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न दिया है कि यदि 3 माइनस 1/x बराबर 3/2 है तो x के घाते 3 माइनस 1/x के घाते 3 का मान ज्ञात करना है। ठीक है। मतलब कि जो ये प्रश्न दिया है वो प्रश्न दे दिया है कि यदि 3x बराबर 3/2 हो तब, यहाँ पर माइनस है ना, भुला गया हूँ, तो x का क्यूब माइनस 1/x बराबर क्या होगा? ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। यह प्रश्न दिया है तो हमें इस प्रश्न को हल करने के लिए हम कई प्रकार से इसे हल कर सकते हैं, परंतु हम इसे सूत्र के द्वारा ही हल करते हैं और जो भी प्रकार होंगे उस सूत्र से ही हल होंगे। तो अब चलिए इसको हम देख लेते हैं कि सूत्र क्या होता है कि x माइनस 1/x का यदि होल क्यूब करेंगे तब बराबर होगा x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब गुणे माइनस, यहाँ पर माइनस प्लस नहीं है माइनस है, माइनस 3 गुणे x गुणे 1/x कोष्टक में x माइनस 1/x होगा। यह हमें सूत्र है। ठीक है। अब और हमें पहले से प्राप्त संख्या क्या है? यह पहले से प्राप्त संख्या है। तो चलिए इस प्राप्त संख्या को इस पे हम ला दें। यह वाली चीज़ अगर यहाँ से अगर हम इसको उठा लेंगे तो यह वाली संख्या यहाँ पर आ जाएगी और बाकी सबको हम पक्षांतर कर लेंगे और हमें x के घाते 3 माइनस 1/x के घाते 3 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसे प्राप्त करने के लिए हम अगले पड़ाव पे चलते हैं। हम सबसे पहले जो प्रश्न दिया है x माइनस 1/x इक्वल 3/2 है, इसको यदि दोनों की तरफ दोनों भागों में दोनों पक्ष जो हैं बराबर के इधर का पक्ष और बराबर के उधर का पक्ष, जो दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्ष को अगर घन दे देंगे तो हमारे पास प्राप्त संख्या क्या होगी? 1/x का होल क्यूब 3/2 का क्यूब होगा। यह प्राप्त संख्या होगी। अगर ये जो देख रहे हैं और हमें सूत्र यह प्राप्त है कि ये अगर इसके बराबर ऐसा रहेगा तो हमको इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो हम पहले से अब इसको कर लेते हैं कि x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब फिर माइनस 3 गुणे x गुणे 1/x कोष्टक में x माइनस 1/x। अब इक्वल, यहाँ तक हमने इसको तो फैला दिया, फिर उसके बाद ये पूरा लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक। अब यहाँ तक हमको प्राप्त संख्या इस प्रकार से हो गई है। समझ में आ रहा है? अब देखिए यह x से x कट गया, बच गया क्या? 3। और इस पूरे के बराबर हमको पहले ही से पता है कि इस पूरे के बराबर में क्या आता है? 3 आता है। यहाँ पर हमने पहले से लिख दिया है कि ये आता है 3/2। तो अब यहाँ पर हम इस चीज़ को काट देंगे, ये ज्यों का त्यों लिख दिए और ये माइनस है तो माइनस लिख देंगे। ये 3 इससे से कट गया तो 3 एक कम 3 बचा। और इसके बराबर में, इस पूरे के बराबर में हमने क्या रखा है? 3/2 रखा है। बराबर का चिन्ह 3/2 का क्यूब। समझ में? अब इसको गुणा कर लेते हैं तो यहाँ पर पाएंगे क्या? माइनस 3x का क्यूब
अब इसका गुणा करेंगे तो 3 त्रिके 9 बट्टे 2, ठीक। यहाँ पर प्लस और इसका करेंगे 3 त्रिके 9 9 त्रिक 27 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 दूना के 4 4 दूना के 8 हो गया, ठीक है। अब बारी है आगे की, तो अब इसको हम इधर लेके चले जाएंगे। जब इधर लेके चले जाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1/x³ बराबर, हमको यही पता करना था कि बराबर क्या होगा। तो बराबर ये जब ये माइनस जब इधर जाएगा तो प्लस हो गया, 27/8 माइनस 9/2, ठीक। अरे माइनस जब ये माइनस जब इधर गया है तो ये प्लस हो गया है, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेंगे, लिखेंगे कि x², यहाँ पर मैं इससे कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए यहाँ पर स्थान नहीं बचा है, इसलिए हमने इस प्रकार से लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे। अब इन दोनों का क्या करेंगे, लसा ले लेंगे। तो लसा आएगा कितना, 8 आ गया। तो 8 है कम, 8 एक बार गया तो यहाँ पर 27 से कम 27 हो गया, यहाँ पर प्लस का चिन्ह। 2 के पारा में 8 बार में 4 आता, अरे 2 के पारा में 4 बार में 8 आता है। तो यहाँ पर लगे 2 चौको 8, तो 4 है, 4 9 36, तो यहाँ पर लिखेंगे 36। अब यहाँ पर x³ माइनस x³ बराबर, अब इसको जोड़ देंगे तो 7 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13 को 3 होगा, ठीक है। और 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5, और 5 1 6 बट्टे ये 8 है तो 8। अब हमको यही पता करना था कि इसके बराबर क्या होगा, तो हमने प्राप्त कर लिया कि 63/8 होगा। जो हमें प्राप्त करना था उसे हमने प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब जहाँ पर जो भी समस्याएं आई हैं वो आप पूछ सकते हैं। आपको समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। आप लोग को किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो तुरंत पूछ लें, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चलिए अब तक हमने 15 प्रश्न के आंसर को ढूंढा है और 15 प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया है और हल किया है। अब बारी है 16वें प्रश्न को हल करने की। चलिए अब 16 वाले प्रश्न को हल करते हैं। तो 16 वाले में प्रश्न में मतलब हमने 12 को भी हल कर लिया, 13 14 15 सब कुछ 15 तक सारे प्रश्न को हल कर लिया है। अब बारी है 16 वाले प्रश्न की हल करने की। तो 16वां प्रश्न कहता है कि 7050 को मतलब कि 7050 को हमें क्या करना है, 1/5 अनुपाते 1/4 अनुपाते 1/3 के अनुपात में बांटना है। मतलब हमें इसको बांटना है, किस में बांटना है, 1/5 1/4 1/3 के रूप में क्या कर देना है, इनको बांट देना है। क्या करना है, बांटना है। ये जो संख्या है यह बांटनी है। चलिए बांटने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसको मान लेते हैं कि माना इस सवाल को हल करेंगे तो कैसे, माना कि a बराबर 1/5 है तथा और b बराबर 1/4 है तथा c बराबर 1/3 है। जबकि अगर हम यह मान लिए हैं कि ये इसके बराबर इतना है, इसके बराबर इतना, तब हम ये भी कर सकते हैं कि ये अनुपाते b अनुपाते c होगा, ठीक है। जब हमने इसको मान लिया है तो ये भी होगा। समझ में? आगे देखते हैं। आगे हम पाएंगे कि ये a अनुपाते b अनुपाते c है। तो सबसे पहले इन लोगों को हम क्या करते हैं, यदि इनके हरों को बराबर कर लेंगे तब इनका अनुपात निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले इनके हरों को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका लसा ले लेते हैं। तो चलिए हमने 1/5 अनुपाते 1/4 अनुपाते 1/3 का क्या कर दिया है, लसा ले लिया है। तो लसा क्या आ गया है, यहाँ पर लसा ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लसा लेने के लिए हमने क्या करना है, इस प्रकार से चिन्ह ले लेना है, 5 4 3। अब ये 5 से नहीं, पहले 2 से काटते हैं। 2 से काटेंगे तो 5 तो कटेगा नहीं, 2 बार में कट गया है 3। फिर उसके बाद 3 से काटेंगे, अरे 2 से काटेंगे 5 तो इसे उतर गया,
3, फिर इसके बाद 3 से काटेंगे, ये 5 इसी उतर गया, ये 3 कट गया, फिर बारी है 5 की, कट गया। तो 2 दूना के 4 हो गया, 4 3 12 और 12 5 60 होता है। तो मतलब हमें जो लसा प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है, 60 प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब बारी है इनके मानों को बनाने की। तो जब मान को बनाएंगे तो क्या होगा इसको, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे और इन लोगों को जब हल करेंगे तो प्राप्त करेंगे कि ये जो माने हैं यह x के रूप में मान सकते हैं क्योंकि ये अनुपाते है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि 12 5 60, तो ये 12 कम 12 हो गया, और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ x कर लेता हूँ, क्योंकि जब भी अनुपात को माना जाता है तो वहाँ पर x मान लिया जाता है ताकि हल करने में आसानी हो। ये अगर नहीं मानेंगे तो भी हल कर पाएंगे। अब यहाँ पर क्या हो गया, कितनी बार में कटेगा, 15 15 3 45 15 चौका 60, तो ये 15 बार में कट गया, और 15 कम 15 और ये 3, तो 3 कितनी बार में कटेगा, तो ये 20 बार में कटेगा। कहें कि 20 3 60 होता है, तो ये 20 लिख देंगे यहाँ पर। समझ में कि नहीं आया, 20 3 60, ठीक है, आया समझ में यहाँ तक। अब बारी है अगले पड़ाव की, और ये x है या फिर x मानो, या यहाँ पर लिखो या ना लिखो, क्योंकि यहाँ पर आवश्यकता उसकी नहीं है ज़्यादा। तो अब इसको ऐड कर लेंगे, तो इसको जोड़ेंगे 12 और 15 को जोड़ेंगे 27, 27 में 20 जोड़ेंगे तो 47 हो गया, बट्टे क्या हो गया 60 हो गया, अगर इन लोगों का ऐड जोड़ेंगे तब। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें जो प्राप्त संख्या है इस प्रकार से है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर इतना कर लेते हैं, बहुत है। ठीक है, मतलब कि अनुपातों का योग अगर हम सिंपल सी बात करें तो यहाँ पर हमने प्राप्त क्या किया है कि अनुपातों का योग जो है वो कितना आया है, 47 आया है। तब हम क्या करेंगे कि a बराबर जो माने हैं, a बराबर हमने क्या माना है, 1/5 माना है, और 1/5 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 12/60 है। ठीक है, और अब इसको क्या करना है, इस a का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 12 है तो 12 लिखेंगे, और क्योंकि नीचे वाला सभी हर जो है बराबर है, अंश जो है बराबर नहीं है, तो अब वहाँ से निकालना है। तो इस अंश को क्या भूल जाना है, सॉरी हर को भूल जाना है, अंश को लेना है और इनके योग को नीचे लिख देना है, और जिस संख्या को बांटना है उस संख्या को लिखेंगे। वो संख्या कितनी है, 7050 है। ठीक है, और ये काटेंगे तो 47 एक कम 47 एक बार में कटेगा, 47 25 फिर 1.5। हाँ, तो यहाँ पर ये अभी लिख सकते हैं कि 12 गुणे 150, क्योंकि पूरा कट गया है 47 से। अब 12 का गुणा जब हम 15 में करेंगे तो कितना आएगा, 1800 आएगा। ठीक है, 1800 इसका गुणा करने पर आएगा। ठीक है, अब बारी है b का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, b का मान ज्ञात करने के लिए सेम वही काम है, 1/5, 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 इसको 15 बट्टे हाई वाला ना। अब यहाँ पर यहाँ पर क्या करेंगे 15, और 15 बट्टे हम 60 लिख सकते हैं, और इस हर का वही सबका सेम है तो इसका कोई मतलब नहीं है अभी। और यहाँ पर क्या है, 15 को क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे गुणे 7050 बटे अनुपातों का क्या योग, अनुपातों का योग कितना है, 47 है। ठीक है, अब क्या कर देंगे, अब भाग कर देंगे। ये तो 150 बार में ये भी कटा है, तो ये हर बार 150 बार में कटेगा, तो यहाँ पर क्या है 15 गुणे 15। अब 15 का वर्ग करेंगे तो कितना आता है, 15 का वर्ग आता है 225 आता है, 225, और यहाँ पर 150 था, ये जीरो यहाँ पर आके लग गया। ठीक है, समझना। अब बारी है सी वाला, यहाँ पर थोड़ा सा दिखेगा नहीं तो मैं सी वाले के ऊपर यहाँ पर हल कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो सी वाला का क्या है, सी बराबर हमने क्या माना है, 1/3 माना है, और 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 20/60 भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगला पड़ाव में 20 गुणे क्या होगा 7050 बट्टे में क्या लिखेंगे 47।
बट्टे में 47 लिखेंगे। ठीक, और 47 से जब भाग करेंगे सेम वही बात, वो इसी प्रकार से कटेगा। तो 20 गुणे 150। अब ये 15 है, मतलब कि ये 2 है और ये 15 है, तो 15 का गुणा 2 में करेंगे तो आ गया 30, और 8 जीरो हुआ ये वाला और 8 जीरो हुआ ये वाला, मतलब कि 3000। मतलब कि यह बोला था कि 7050 को 1/5 अनुपाते 1/4 अनुपाते 1/3 के रूप में बांटना है। इनको इतने इतने भाग में बांटेंगे, तब हम पाएंगे कि एक जो ए है, मतलब कि जो यहाँ पर पहली संख्या 1/5 का मान होगा वह कितना होगा, 1800 होगा, और 1/4 का मान जो होगा वह 2250 होगा, और 1/3 का मतलब होगा वहाँ पर 3000 रुपये होगा। समझ में आया? 3 लोगों में बांटना था, तो और हमने 3 लोगों में इसको बांट दिया है। समझ में आया कि नहीं आया? आया है? आगे चलते हैं। आया समझ में? देखिए, नहीं समझ में आया पूछ लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर जो यक्स है, यक्स का जब मान हमें अलग से ज्ञात करना है तो वहाँ पर यक्स रख सकते थे, ठीक है? यक्स रख सकते थे, यक्स का मान वहाँ पर ज्ञात होता, ठीक है? और जो लेकिन हमने यक्स के मानने की जगह पे हमने ए को मान लिया, तो यही से काम चला लिए हैं, इसीलिए यक्स से नहीं माने हैं, ठीक है? अब चलिए प्रश्न नंबर 17 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 17 कहता है कि एक पहले से ही हमारे पास क्या है, घनाभ का आकार, ये लोहे के घनाभ के आकार के हैं, आकार के 2 बार लिख दिया हूँ, टुकड़े की लंबाई, एक जो घनाभ का आकार है, एक घनाभ के आकार का एक लोहे का टुकड़ा है, उसका जो है लंबाई 75 है, चौड़ाई 15 है और ऊंचाई 5 है। तो इनमें मतलब कि जो बड़ा वाला बना है उनमें से 15 लंबे, 15 इंच का लंबा और 3 इंच चौड़ा और 1 इंच ऊंचा कितने गुट के बनाए जा सकते हैं? तो सबसे पहले हम बड़े वाले घनाभ को लिख लेते हैं। तो बड़ा घनाभ की लंबाई क्या है? लंबाई 75 सेंटीमीटर है, ठीक है? और चौड़ाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है ना, 5 सेंटीमीटर है। ये किसका है? बड़े वाले का। तो अगर इसका हम आयतन ज्ञात कर लेंगे तो हम पाएंगे कि बड़े वाले घनाभ का घनाभ का आयतन कितना होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर क्या है? लंबाई कितनी है? 75, चौड़ाई कितनी है? 15 और ऊंचाई कितनी है? 5 है। मतलब इसका गुणा जब करेंगे तो इसको गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अभी काट देंगे तो आसानी से कट जाएगा, ठीक है? इतना होगा उसका आयतन। तो छोटे वाले को घनाभ कितना है? छोटे यहाँ पर लिख देता हूँ लाल से ताकि दिखाई दे। छोटे घनाभ की लंबाई क्या है? लंबाई का घनाभ कितना है? छोटे वाले का 15 सेंटीमीटर लंबा है, 15 सेंटीमीटर लंबा, और चौड़ाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर क्या है? चौड़ा है। और ऊंचाई जो है कितना है? 1 सेंटीमीटर है। तो अब हम अगर छोटे वाले घनाभ का अगर आयतन ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? तो छोटे वाले घनाभ का आयतन कितना होगा? आयतन होगा 15 गुणे
3 गुणे 1 होगा। ठीक है, तो यह तो हमको आयतन प्राप्त हो गया है, लेकिन प्रश्न में क्या पूछा था? वो पूछा था कि एक गुटके कितने बनेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर कि छोटे वाले कुल बनने वाले गुटकों की संख्या क्या होगी कि पहला बड़े वाले का क्या मान है? 75 गुणे 15 गुणे 5 है, और छोटे वाले गुटके का मान क्या है? 15 गुणे 3 गुणे 1 है। ठीक है, समझ में आ रहा है? 15 से 15 कट गया, 3 से 75 कट गया। ये कितनी बार में कटा? 15 बार में कटेगा, नहीं 15 बार नहीं 25 बार में कटेगा। 3 5 15, अरे 3 दूना के 6, 1 गचा 15, 25 बार में। 25 का गुणा करेंगे, 25 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या आएगा? 125। मतलब कि 125, मतलब कि जो है छोटे वाले गुटके की संख्या कितनी बनाएगी? बड़े वाले गुटके में से अगर छोटे वाले गुटके को निकालेंगे, काटेंगे, तो 125 गुटके क्या होंगे? बन जाएंगे। कितने बनेंगे? 125 गुटके बन के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, समझ में आया। जिसको नहीं समझ में आया पूछ लेगा। ठीक है, मैं थोड़ा तेज़ी से बता रहा हूँ क्या? हले थोड़ा रफ्तार में बता रहा हूँ। थोड़ा सा इसको जहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा जहाँ पर दिक्कत है उसको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर समस्याएं हैं। तो मैं जो पहला काम किया हूँ, जो ये अनुपात में दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। तो अनुपात ज्ञात करने के अनुपातों को जब बांटना था, तो जब बांटे हैं तो सबसे पहले उन अनुपातों को मान लिए हैं सबसे पहले। फिर मानने के बाद हमको अनुपातों को हर को बराबर कर दिए, उन अनुपात के हर को बराबर कर दिए हैं। और जब बराबर करने के बाद उन अनुपातों का योग प्राप्त किए हैं, तो योग प्राप्त करके फिर उन अनुपातों का भाग किए हैं किससे? जो हमारे पास ये 750 था, और 750 से गुणा करके उन अनुपातों का जो अनुपात था उसका गुणा कर दिए हैं। सेम वही प्रक्रिया करके सारे अनुपातों का मान ज्ञात कर लिए हैं। और 17वां प्रश्न में दिया था कि ये जो बड़े गुटका है, उस बड़े गुटके में से कितने छोटे गुटके बनेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि बड़े गुटके का आयतन ज्ञात किए हैं। आयतन बराबर क्या होता है? आने दो। बड़े गुटके की लंबाई कितनी है? और 17वां में हमने क्या किया है कि जो बड़े गुटके की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी को हमने क्या किया है, उससे हमने क्या कर दिया है? आयतन ज्ञात कर लिया है। और उसके बाद छोटे गुटके की लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई से आयतन ज्ञात कर लिया है, और इन दोनों के आयतनों को भाग कर दिए हैं, तो हमें गुटकों की संख्या प्राप्त हो गई है। चलिए हम 18वें प्रश्न, लास्ट प्रश्न के बारे में जानते हैं और लास्ट प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न दिया है कि x² + 7x + 14 में x + 3 से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। मतलब हमें भाग करना है, किस पे भाग करना है? 7x² प्लस, अरे सॉरी, x² + 7x + 14 से हमको किससे भाग करना है? x + 3 से भाग करना है। x + 3 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात अभी यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर क्या है? x कितनी है? 1 x है, और यहाँ पर कितनी x हैं? 2 x हैं। मतलब xों की संख्या कितनी कम है? x की संख्या सिर्फ 1 गो कम है। मतलब x को दे देंगे तो यह x के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया x, तो x का गुणा करेंगे, x का x में करेंगे तो यहाँ पर हो गया 2x। कहो का गलंडरवा घर मुके ना पता, घर रख लो तो घर हो ही ना है। ठीक है, फोन कर मुके ना पता घर में तो घर में तो रख ले, तो घर में ना वही मुके कहाँ दे ले हैं? हाँ चलिए अब इस भाग को हल करने के लिए सबसे पहले कार्य करते हैं। यह भाग, और इस भाग को हम किससे करना है?
3x प्लस x, अब पूरा हड़बड़ी हो रही है ना, आप पूरा लिखते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रश्न नंबर 18 दिया है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 14 दिया है, तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 14 दिया है। इस संख्या को हमको x प्लस 3 से भाग करना है, x प्लस 3 से क्या करना है, भाग करना है। तो अब भाग करने के लिए साला पूरा दिमाग खराब हो गया। ठीक, चलिए अब हमने सारे 17 तक के सारे प्रश्न को हल कर लिया है। अब बारी है 18वें प्रश्न को हल करने की। ठीक है, तो चलिए 18वें प्रश्न में क्या दिया है इसको देखते हैं और उसको समझते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। 18वें प्रश्न में दिया है कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 14 में x प्लस 3 से क्या करना है, भाग करना है। मतलब कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 14 में भाग करनी है किससे, x प्लस 3 से क्या करनी है, भाग करनी है। ठीक है, तो अब भाग करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर कितने हैं, 2 है, मतलब x की संख्या 2 है और यहाँ पर x की संख्या 1 है। मतलब यहाँ पर हमें x कितनी की आवश्यकता है, 1 x की आवश्यकता है, तो यहाँ पर लिखेंगे x। ठीक है, और x का गुणा करेंगे, यहाँ पर x का गुणा x में करेंगे तो यहाँ पर हो गया 2x, और x का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पर 3x हो जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और इतना करने के बाद और अंत में यहाँ पर दोनों की जगह पे क्या देना है, माइनस दे देना है। प्रत्येक बार हर बार यही काम करना है और माइनस दे देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यह माइनस और यह प्लस, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, और यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, घट जाता है। तो 7 में से 3 गया, कितना बचा, 4x, लेकिन बड़ा वाली संख्या कौन थी, प्लस थी, इसलिए यहाँ पर प्लस लिखे हैं। और ये क्या है, ये प्लस है, ये भी प्लस 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 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, मतलब एक पूरा कट गया, तो बचा क्या, 4x, और ये इस वाले को उतार लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर प्लस है, जो भी चिन्ह यहाँ पर रहेगा, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो इसलिए यहाँ पर हमको प्लस लिख देना है। ठीक, अब यहाँ पर क्या लाना है, 4 लाना है, और यहाँ पर कुछ नहीं 1 है, तो यहाँ पर 4 लाने के लिए हमको 4 से गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ पर x है, अगर 1 x दे देंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, तो हमें 1 x नहीं देना है, अब कि सिर्फ 4 भी देना है। तो यहाँ पर करेंगे 4, तो 4 का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 त्याई 12 हो गया, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, तो यहाँ पर प्लस हो गया। और फिर वही काम, माइनस दे दीजिए दोनों जगह, आराम से, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दे दीजिए माइनस। अब बारी क्या है, ये भी प्लस, ये भी प्लस प्लस, दोनों प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, खत्म। और यहाँ पर क्या है, ये प्लस 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 हो गया, और प्लस माइनस क्या हो गया, घट गया, मतलब ये भी घटेगा ही। तो यहाँ पर क्या है, 14 में से 12 गया कितना, 2। अब यहाँ पर क्या देना है, देखना है कि यहाँ प्लस जो है 14 है, बड़ा है, और यहाँ पर जो माइनस है 12 वो क्या है, छोटा है, इसलिए यहाँ पर क्या देंगे, प्लस का चिन्ह दे देंगे। मतलब हमें प्राप्त क्या हुआ है, भागफल जो प्राप्त हुआ है, भागफल x प्लस 4 प्राप्त हुआ है, और शेष फल जो है, शेष फल क्या प्राप्त हुआ है, 2 प्राप्त हुआ है। ठीक है, समझ में, हाँ, एक बार फिर से बताएं, इसी पे बताएं कि मिटा के, चलो ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले इस सवाल को उतार लेंगे हम, पूरा आराम से उतार लेंगे। ठीक, उतारने के बाद फिर यहाँ पर है x स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर x स्क्वायर कब आता है, x गुणे x, तब करेंगे तब जाके ना आएगा, मतलब यहाँ पर 2x है, 2 x है, और यहाँ पर कितने x है, 1 ही x है। तो अब यहाँ पर 1 x है, यहाँ पर 2x है, तो 2x लाने के लिए हमें इस x में एक और x का गुणा करेंगे, तब इस x के बराबर होगा। ठीक है, और भाग, हमारा जो बीजगणितीय भाग है वो कहता है
कि हमको पीछे क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जो आगे आ रहा है उसको निपटा दो पहले, ठीक है। तो अब आगे कह रहा है कि अब यहाँ पर यक्स स्क्वायर हो गया, तो अब हमने क्या किया, इसका जब गुणा किए हैं तो इस वाला यक्स का गुणा इसमें किए हैं तो यह आया है यक्स यक्स स्क्वायर, फिर यक्स का गुणा 3 में करेंगे तो आया 3 यक्स, और यहाँ पर भी प्लस था, यहाँ भी प्लस था, तो यहाँ पर आ गया प्लस। समझ में आया यहाँ तक। अब बारी है दोनों की जगह पे आराम से, सिंपल सी बात है, कभी भी गुणा करने के बाद आंख बंद करके यहाँ पर माइनस लिख देना, ठीक। और यहाँ पर देखो यह माइनस है यह प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक। तो यहाँ मतलब कि 3 माइनस में गया और 7 प्लस में गया, और प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 7 में से 3 को घटा देंगे तो 4 बचा है, लेकिन 4 प्लस में है कि माइनस है, कंफर्म करने के लिए हम देखें कि बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन था 7 था, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया प्लस आ गया, और यहाँ पर प्लस माइनस ये पूरा कट गया है, ठीक। अब बारी है यहाँ पर क्या दिया था 7 यक्स दिया था, अरे सॉरी 4 यक्स दिया था, तो हमको 4 यक्स लाना है, क्योंकि हमारा बीजगणित कहता है कि पहले वाले को ख़त्म करना है, लास्ट में बचे या कुछ हो जाए उससे हमसे नहीं मतलब, पहले वाले को ख़त्म करना है। तो पहले वाले को ख़त्म करने के यहाँ पर 4 लाने के लिए हमें यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का गुणा अगर 4 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये अगर यहाँ पर यक्स करते तो यक्स स्क्वायर हो जाता, लेकिन यक्स स्क्वायर बेसी हो जाता, लेकिन हमको बराबर लाना है तो हमें सिर्फ 4 से गुणा करना, तो 4 से करेंगे तो 4 यक्स हो जाएगा, यहाँ पर लिख दिए। फिर 4 3 12 हो गया, यहाँ पर लिख दिए हैं, यहाँ पर बी प्लस है, यहाँ पर बी प्लस है, तो प्लस 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 हो गया है। समझ में आया यहाँ तक। अब दोनों की तरफ वही वाला काम, दोनों को माइनस दे दिए यहाँ पर, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस, और यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो हो गया माइनस, घट गया, मतलब 14 में से 12 गया तो कितना बचा 2, 14 में से 12 गया तो कितना बचा 2, तो अब 2 लिख दिए हैं, तो 2 प्लस में है कि माइनस में है, तो यह पता करने के लिए बड़ा संख्या क्या था 14 था, 14 के आगे क्या लगा था प्लस, तो यहाँ पर लिख दिए प्लस, और यहाँ पर 4 में से 4 गया है, ख़त्म हो गया है मामला। और यह प्रश्न जो है 2022 में भी आया था और 2024 में भी आया था, तो ये इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और आप लास्ट में लिख सकते हैं कि भागफल कितना है 4 यक्स प्लस 4 है, ठीक है, और शेष फल कितना है +2 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में कि नहीं आया है?